गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 सब्जेक्ट होगा हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। महत्वपूर्ण चैप्टर है 2/2 चैप्टर नंबर 3 दो साम्राज्य। इस चैप्टर में हम क्या क्या जानेंगे? लगभग 2 कालक्रम के बारे में 100 ईसा पूर्व से यानी कि 100 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। महत्वपूर्ण तिथियां 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य का आरंभिक काल, निकटवर्ती पूर्व डॉक्टर गैलन के अनुसार रोमन शहरों का ग्रामीण क्षेत्रों के साथ बर्ताव, 3री शताब्दी का संकट, लिंग, साक्षरता, सांस्कृतिक आर्थिक व्यवस्था, श्रमिकों पर नियंत्रण, दासों के प्रति व्यवहार, सामाजिक श्रेणियां, अश्वारोही या नाइट, रोमन अभिजात वर्ग की आमदनियां, 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में परवर्ती पुराकाल आदि हम सब इस चैप्टर के अंतर्गत बच्चों अध्ययन करेंगे। तो ये रोमन साम्राज्य के बारे में हम इस चैप्टर में बच्चों अध्ययन करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि रोमन साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य जो विशाल उस पर क्षेत्रों में फैला हुआ था, तो उसका हम अध्ययन करेंगे बच्चों। आज उसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे। रोमन साम्राज्य दूर दूर तक फैला था की जानकारी हमें मिलेगी इस चैप्टर के अंतर्गत। वहाँ तो 3 स्टार्टिंग करेंगे। 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य, इस्लाम का उदय और विस्तार। लगभग 570 से 1200 ईस्वी 6ठी शताब्दी तक ईरानियों ने असीरिया के साम्राज्य के अधिकांश भाग पर अपना नियंत्रण कर लिया था। स्थल मार्गों के साथ साथ भूमध्य सागरीय तटवर्तीय क्षेत्रों में व्यापारिक संबंधों का विकास हुआ। इससे व्यापार में सुधार हुआ और यूनानी नगर एवं उनकी बस्तियों को लाभ हुआ। यूनान के 2 प्रमुख राज्य थे, एथेंस और स्पार्टा। एथेंस में जनतंत्रवाद का उदय हुआ या विकास हुआ, परंतु स्पार्टा में निरंकुशवाद का 490 से 480 ईस्वी में यूनान एवं ईरान में अनेक युद्ध हुए। मैराथन के युद्ध में ईरान ने अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि की। अनेक प्रयासों के बावजूद ईरान यूनान पर आधिपत्य नहीं जमा पाया। तो यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे ईरान वासियों के बारे में। तो इसमें बच्चों 2 नाम यूनान के 2 प्रमुख राज्य के बारे में जिक्र हुआ है, एक एथेंस और एक स्पार्टा। तो एथेंस में जनतंत्रवाद का विकास हुआ या उदय हुआ, अर्थात जनता का शासन, जिसमें जनता की भागीदारी हो, ऐसे शासन को हम जनतंत्रवाद के नाम से जानते हैं या जनतंत्र शासन कहते हैं। दूसरा था स्पार्टा। स्पार्टा में निरंकुशवाद का उदय हुआ, अर्थात एक व्यक्ति विशेष के हाथों में सत्ता की बागडोर होना, निरंकुशवाद को बढ़ावा देना या अपनी मनमानी अपने नागरिकों पर थोपना आदि। दूसरे पैराग्राफ में 4th शताब्दी के पूर्व के उत्तरार्ध के यूनानी राज्यों में मैसिडोन राज्य के राजा ने अपने सैन्य अभियानों द्वारा उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, ईरान व भारत में व्यास क्षेत्र तक विजय प्राप्त कर ली। मगध की शक्ति एवं अन्य कारणों से उसके सैनिकों ने और पूर्व में जाने से इनकार कर दिया। सिकंदर के सैनिक पीछे मुड़ गए और यद्यपि कई यूनानी इस क्षेत्र में ही रह गए। सिकंदर के आक्रमण से पूर्व क्षेत्र में संस्कृतियों और आदर्शों का आदान प्रदान हुआ। तो जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो सिकंदर के आक्रमण होने से भारत और
यूनानी सभ्यताओं का, संस्कृतियों का एक दूसरे से बच्चों मेल मिलाप हुआ, एक दूसरे से हमारे संबंध स्थापित हुए। पूरे क्षेत्र में या पूरे क्षेत्र का यूनानीकरण हो गया, परंतु सिकंदर के साम्राज्य की राजनीतिक एकता उसकी मृत्यु के पश्चात तुरंत विभाजित हो गई। तथापि इसके 3 शताब्दी तक यूनानी संस्कृति इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बनी रही। इस क्षेत्र के इतिहास में प्राय काल यूनानी काल कहलाता है। सिकंदर के साम्राज्य के विघटन का लाभ उठाते हुए रोम के मध्य इतालवी राज्य के छोटे से संगठित सैन्य बल 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी अफ्रीका में पूर्वी भूमध्य सागर पर नियंत्रण कर लिया। कालक्रम 2 कालक्रम में बांटता हुआ इसको हम अध्ययन करेंगे। 100 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। इस कालक्रम में केंद्र बिंदु राज्य एवं साम्राज्य था, अर्थात रोमन साम्राज्य में लगभग 100 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के मध्य का जो शासन काल रहा, उसमें जो राजा था वह राज्य का केंद्र बिंदु होता था। राजा के इर्द गिर्द शासन सत्ता या राज्य का संचालन होता था। इसमें कुछ रोमन साम्राज्य बहुत बड़े थे, ये 3 महाद्वीपों में फैले हुए थे, अर्थात उस समय रोमन साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हो चुका था। इस काल में प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं का उदय हुआ एवं बौद्धिक गतिविधियों से जुड़ी संस्थाओं का भी उदय हुआ। तो इस काल में अर्थात 100 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक धार्मिक और सांस्कृतिक जो परंपराएं थी, नई परंपराओं का उदय हुआ। विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पर निवास करते थे। विभिन्न संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं को मानने वाले लोग निवास उस समय करते थे एवं अनेक बुद्धिजीवी वर्ग भी अनेकों गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। अनेकों बच्चों पुस्तकें लिखी गई एवं विचार महाद्वीपों के आर पार फैलने लगे। कई ऐसी वस्तुओं जो आज हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग की जाती हैं, इस काल में बच्चों पहले से ही प्रयोग में लाई जाने लगी थी। उस समय रोम एक गणतंत्र था, अर्थात जनता की उसमें भागीदारी थी। रोम की सैन्य शक्ति ने सिकंदर के साम्राज्य का भाग रहे राज्यों के मध्य व्यापार तंत्र स्थापित किया। रोम की सैन्य शक्ति मजबूत थी। प्रथम शताब्दी के मध्य जूलियस सीजर के अधीन रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैला था। तो प्रथम शताब्दी में जूलियस सीजर के अधीन ब्रिटेन और जर्मनी तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। लातिनी साम्राज्य की भाषा जो थी, यानी कि उस समय लातिनी उस रोमन साम्राज्य की प्रमुख भाषा थी। रोम वासियों में यूनानी संस्कृति के प्रति आदर था। चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई बनने के पश्चात इस साम्राज्य का लगभग ईसाईकरण हो गया, अर्थात यहाँ के ज़्यादातर लोग जो है ईसाई धर्म को अपनाने लगे। रोमन साम्राज्य में 6वीं शताब्दी तक आते आते राजा निरंकुश बन गए। धीरे धीरे क्या हुआ, जो प्रारंभ में एक गणतंत्रात्मक राज्य था रोमन, वह धीरे धीरे राजाओं के निरंकुशता के कारण जनता पर अत्याचार होने लगे, अर्थात राजा निरंकुश हो गया, जिसके कारण जनता में असंतोष बढ़ा और जनता जो है राजा के विरोध में खड़ी हो गई। समाज के 2 वर्ग बने, जिसके परिणाम स्वरूप राजा की निरंकुशता के कारण बच्चों कौन कौन से, पैट्रिशियन और प्लेबियन नाम के 2 ग्रुप सामने आए। समाज में 2 वर्ग सामने आए, यानी कि पैट्रिशियन धनी और शक्तिशाली एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त वर्ग था, अर्थात जो पहला वर्ग था पैट्रिशियन बच्चों, वह बहुत शक्तिशाली था, जिसको राज्य द्वारा दिए गए अधिकार भी प्राप्त थे। दूसरा जो वर्ग था प्लेबियन, निर्धन एवं राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था, अर्थात एक बहुत अधिक धनी वर्ग बना और दूसरा
एक गरीब तबके का वर्ग। प्लेबियनों पर अनेक प्रकार के अत्याचार होते थे, क्योंकि वो गरीब थे इसलिए उन पर बहुत लोग अत्याचार भी बच्चों करते थे। पैट्रियन भी राजा की बढ़ती हुई निरंकुशता से त्रस्त थे। इसके साथ साथ जो प्रथम वर्ग था, जो धनी वर्ग था पैट्रिशियन नाम का, वह भी राजा की निरंकुशता से बच्चों परेशान आ गया था, त्रस्त था, दुखी था। इसलिए दोनों वर्गों ने 509 ईस्वी में राज सत्ता का अंत कर दिया, अर्थात राजा के विरोध में खड़े हो गए, उसको समाप्त कर दिया। पूर्व के साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत ही जनजातियों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। जनजातियाँ क्या होती हैं? तो जनजातियाँ ऐसी जातियाँ होती हैं बच्चों जो ज़्यादातर जो वनों के क्षेत्र में निवास करती हैं। तो उन्होंने भी अपना राज्य धीरे धीरे बच्चों अपना स्थापित कर लिया, अलग से अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। 7वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य पूर्वी रोमन साम्राज्य की अधिकांश भूमि पर अरब वासियों ने बच्चों अपना आधिपत्य अधिकार जमा लिया। इसे मोहम्मद साहब के अनुयायियों द्वारा स्थापित किया गया। मोहम्मद साहब के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक के रूप में आप उनको जानते हैं। तो इस क्षेत्र में व्यापार जो था वह समृद्धि की ओर बढ़ता चला गया, जिसके कारण तुर्की जनजाति वहाँ पर आकर्षित हुई। इन्होंने अनेक शहरों पर आक्रमण करके उस पर अपना नियंत्रण बच्चों स्थापित कर लिया था। इसमें आपने पहले भी एक नाम सुना होगा इतिहास में, चंगेज खान। चंगेज खान ने और उसके उत्तराधिकारियों ने बच्चों 13वीं शताब्दी में पश्चिम यूरोप और मध्य एशिया और चीन में बच्चों प्रवेश किया। व्यापारिक तंत्र और संसाधनों के नियंत्रण की अभिलाषा ने इस क्षेत्र में आक्रमणकारियों को आकर्षित किया, अर्थात अधिक संसाधन होने के कारण वहां पर अनेकों जो आक्रमणकारी थे उन्होंने इस क्षेत्र में बच्चों आक्रमण किया। वे भारत या चीन जैसे देशों से संबंध स्थापित करने का लाभ उठाने के लिए आतुर थे, अर्थात भारत और चीन उनके लिए महत्वपूर्ण देश बन गए थे जिनके साथ वो अपना संबंध स्थापित करना चाहते थे। सभी ने व्यापार को स्थिरता देने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया। कुछ समय पश्चात इस क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाएं यथा जैसे फारसी, यूनानी, लातिनी और अरबी अब महत्वपूर्ण हो गई थी। ये जो है रोमन की महत्वपूर्ण भाषाएं थी, जिसमें फारसी, यूनानी और लातिनी महत्वपूर्ण थी। इससे बच्चों स्पष्ट हो जाता है कि चाहे वह आक्रमणकारी ही क्यों ना हो, अपनी भाषा, संस्कृति, अपनी रीति रिवाज, अपनी परंपराओं का हम पर, किसी भी व्यक्ति पर, जिस क्षेत्र में वो जाता है उस पर प्रभाव डालता है। ये सभी साम्राज्य बहुत स्थिर नहीं थे। इसका कारण था कि विभिन्न क्षेत्रों के संसाधनों को लेकर ये आपस में लड़ते रहते थे, अर्थात इनका आपस में झगड़ा होता रहता था। इसलिए ये जो साम्राज्य स्थापित हुए छोटे छोटे, वो अधिक समय तक स्थिर न रह पाए, जैसा कि धर्म युद्धों को देखने को मिलता है। 1291 में मामलुकों ने फिलिस्तीन पर अधिकार करके वहां से सभी ईसाइयों को खदेड़ दिया, अर्थात भगा दिया। चंगेज खान के नेतृत्व में पशुचारी लोगों ने एक लंबे समय तक साम्राज्य कायम रखा। पशुचारी लोग कौन? जो पशुपालक होते हैं, पशु चराने का कार्य करते हैं। ऐसे लोगों ने चंगेज खान के नेतृत्व में अधिक समय तक अपना साम्राज्य स्थापित रखा। ऐसे धर्म जो विभिन्न भाषाओं बोलने वाले नरजातीय उत्पत्ति से लोगों को आकर्षित थे, विशाल साम्राज्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। यह ईसाई धर्म व इस्लाम धर्म के विषय में भी सत्य था। नया पॉइंट है बच्चों, 3 साम्राज्यों में फैला हुआ, यानी कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ये क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो रोम है उसी के बारे में विस्तार से हम जानेंगे कि जो रोम है वह एक विशाल साम्राज्य था। हमने प्रारंभ में स्टार्टिंग में बताया था कि दूर दूर तक रोमन साम्राज्य बच्चों फैला हुआ था। तो रोमन साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था, यानी कि बड़ा साम्राज्य था। इसके अंतर्गत जो वर्तमान की बात करें उसमें क्या है, यूरोप, पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग सम्मिलित था। यह साम्राज्य अपने अनेक स्थानीय संस्कृतियों, भाषाओं और वैभव से संपन्न था, अर्थात अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं से परिपूर्ण था, वैभवशाली था। यहाँ पर बात करें बच्चों स्त्रियों की, तो स्त्रियों की दशा
अच्छी थी, अर्थात स्त्रियों को सम्मान पूर्वक आदर के साथ दिया जाता था। उनको उनके पिता से विवाह के रूप में बच्चों संपत्ति दी जाती थी जिस पर उनके पति का अधिकार हो जाता था। लेकिन यदि उनके पिता की मृत्यु हो जाती थी तो उस संपत्ति पर उस महिला का ही बच्चों अधिकार होता था। रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ दास श्रम के बल पर चलती थी। यदि अर्थव्यवस्था की बात करें तो दास प्रथा बहुत अधिक थी। वे दास श्रम के रूप में कार्य करते थे, घरों में कार्य करते थे, खेतों में कार्य करते थे। धनी वर्ग के लोगों के पास दासों को कृषि, निर्माण एवं अन्य कार्यों में लगाया जाता था। इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, अर्थात एक ऐसा व्यवहार जो उनके किसी भी मानव के जीवन के लिए प्रतिकूल हो, ऐसा व्यवहार उन दासों के साथ किया जाता था, जिस कारण वहाँ एक बड़ा भाग स्वतंत्रता से वंचित रह जाता था, अर्थात वो गुलाम थे। रोम के इतिहासकारों के पास विशाल स्रोत सामग्री भंडार भी थे, जैसे पाठ्य सामग्री, प्रलेख या दस्तावेज, भौतिक अवशेष आदि सम्मिलित है। पाठ्य सामग्री जो अर्थात पढ़ी जा सके ऐसे लेख मिले हैं, दस्तावेज मिले हैं। भौतिक सुख समृद्धि संपन्नता के अवशेष भी वहाँ से प्राप्त। पाठ्य पुस्तकों में समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास है। दस्तावेज स्रोत मुख्य रूप से उत्कीर्ण एवं अभिलेखों एवं पैरापाइस पेड़ के पत्तों पर लिखी गई पांडुलिपियों के रूप में मिलती हैं। पांडुलिपि किसे कहते हैं? पांडुलिपि होती है हाथ से लिखा हुआ। पांडुलिपि हाथ से लिखे हुए लेख जो हमें पांडुलिपि कहलाते हैं। उत्कीर्ण अभिलेखों पत्थरों पर खोदे जाते थे जो भारी मात्रा में यूनानी और लातिनी में है। दोनों भाषाएं हैं वहाँ की, यूनानी भाषा और लातिनी भाषा। पैरापाइस एक सरकंडे जैसा पौधा था जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगता था। इससे लेखन की सामग्री तैयार की जाती थी, अर्थात एक पैरापाइस नाम का एक पौधा था बच्चों वहाँ पर जो पैदा होता था बहुतायत में अधिक मात्रा में। उससे क्या किया जाता था? उससे लेखन का कार्य किया जाता था, अर्थात वह लेखन का कार्य उसके द्वारा किया जाता था, लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। इनका दैनिक उपयोग यानी कि दैनिक जीवन में भी व्यापक प्रयोग किया जाता था बच्चों। हजारों संख्या में संविदा पत्र, लेख, संवाद लेख, सरकारी दस्तावेज आज भी पैपायरस पत्र पर लिखे हुए पाए गए हैं, अर्थात अभिलेखों से बहुत कुछ लिखा हुआ प्राप्त हुआ है, जिसमें से संविदा पत्र या संवाद पत्र या सरकारी पत्र भी लिखे हुए बच्चों प्राप्त होते हैं। भौतिक अवशेषों में अनेक इमारतें, अनेक स्मारक, संरचनाएं, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पच्चीकारी के सामान आदि बहुत कुछ वहाँ से प्राप्त हुआ है। इन जानकारियों ने इतिहासकार को अंतर संबंध रखता है, यह उसकी योग्यता पर निर्भर करता है। ईसा मसीह के जन्म से लगभग 630 ईसा पूर्व की अवधि तक यूरोप, उत्तरी अफ्रीका एवं मध्य पूर्व क्षेत्र तक दो शक्तिशाली राज्य रोम और ईरान शासन करते थे। पहले रोम, फिर उसके बाद ईरान। ये लोग प्रतिद्वंदी होने के कारण आपस में लड़ते रहते थे। रोम और ईरान का शासन था दो साम्राज्यों में, लेकिन दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, एक दूसरे के दुश्मन थे। इनके साम्राज्य एक दूसरे के बिल्कुल समीप थे। इन्हें भूमि की एक संकरी पट्टी जिसके किनारे फरात नदी बहती थी अलग करती थी। बस एक बीच में क्या थी? फरात नदी दोनों को अलग करती थी। ईरान, रोमन एवं ईरानी साम्राज्य ने ताचीन या बृहत्तर चीन का अधिकांश भाग को आपस में बांट रखा था। इन साम्राज्यों में भिन्नता भी थी। यथा विशाल जो है रोमन साम्राज्य के अंतर्गत निवास करने वाली प्रजा रोमन साम्राज्य की प्रजा थी या सम्राट की प्रजा थी। रोम के विपरीत ईरान के पार्थिनियों और सनासनियों ने जिन लोगों पर शासन किया उसमें अधिकांश ईरानी ही थे, अतः ईरानी साम्राज्य रोम जैसा विविधतापूर्ण नहीं था। तो रोम एक विविधतापूर्ण साम्राज्य था, जबकि इसके विपरीत जो ईरान है वो विविधतापूर्ण साम्राज्य नहीं था। तो एक आगे है यूरोप एवं अफ्रीका एक दूसरे
तो समुद्र के द्वारा, अर्थात समुद्र के द्वारा उनके दोनों के बीच में बस एक समुद्र, वो एक दूसरे को अलग करते थे, जो पश्चिमी स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला था। इस समुद्र को जो है भूमध्य सागर बच्चों कहा जाता था। उन दिनों रोम साम्राज्य का हृदय था। भूमध्य सागर को रोम साम्राज्य का हृदय भी कहा गया है। रोम साम्राज्य जो है भूमध्य सागर का उत्तर दक्षिणी दोनों दिशाओं में सागर के आसपास स्थित सभी प्रदेशों को आधिपत्य था, अर्थात यहाँ तक रोमन साम्राज्य फैला हुआ था। उत्तर में साम्राज्य की सीमा का निर्धारण दो महान नदियों, उस समय ईरान की दो महान नदियाँ थी, राइन और डेन्यूब, तथा दक्षिणी सीमा सहारा नामक अति विस्तृत रेगिस्तान से बनती थी। इस प्रकार अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में रोम साम्राज्य फैला हुआ था। तो इससे सिद्ध होता है कि रोमन साम्राज्य बहुत बड़े क्षेत्रों में बच्चों फैला हुआ था। वहीं कैस्पियन सागर के दक्षिण में पूर्वी अरब तक का समूचा इलाका भी कभी कभी अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में भी ईरान के नियंत्रण में ही थे। तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र ईरान था। वहाँ उस साम्राज्य जो था अपनी वैभवता के लिए, अपनी संपन्नता के लिए परिपूर्ण था। इसके आगे हम नए टॉपिक पर बात करेंगे। साम्राज्य का आरंभिक काल कैसा था, पूर्ववर्ती और परवर्ती साम्राज्य की दशा कैसी थी, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।